नमस्कार बच्चों, मैं अमरीश कुमार सिंह। आज मैं आपको कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें पढ़ेंगे पार्ट 2, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। लेखक परिचय। इस पाठ की लेखिका हैं बछेंद्री पाल, जिनका जन्म 1954 को हुआ था। पाठ प्रवेश। इस पाठ में बछेंद्री पाल अपने एवरेस्ट पर की गई चढ़ाई और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनने के सफ़र की आत्मकथा को हम सभी के साथ साझा कर रही हैं। बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान क्या क्या समस्याएं हुई और उन्होंने तथा उनके साथियों ने किस तरह उन समस्याओं का सामना किया, बछेंद्री पाल उन सभी यादों को इस पाठ के माध्यम से सभी तक पहुंचाना चाहती हैं। पाठ का सार। इस पाठ का सार इस प्रकार है। बछेंद्री पाल अपनी एवरेस्ट की चढ़ाई के सफ़र की बात करते हुए कहती हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला दल 7 मार्च को दिल्ली से हवाई जहाज़ से काठमांडू के लिए चल पड़ा था। उस दल से पहले ही एक मजबूत दल बहुत पहले ही एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए चला गया था, जिससे कि वह बछेंद्री पाल वाले दल के बेस कैंप पहुंचने से पहले बर्फ़ के गिरने के कारण बने कठिन रास्ते को साफ कर सके। बछेंद्री पाल कहती हैं कि नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। यहीं से बछेंद्री पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को देखा था। बछेंद्री पाल कहती हैं कि लोगों के द्वारा बछेंद्री पाल को बताया गया कि शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर तूफानों को झेलना पड़ता है, विशेषकर जब मौसम खराब होता है। जब उनका दल 26 मार्च को पेरिस पहुंचा तो उन्होंने बर्फ़ के खिसकने के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण बछेंद्री पाल के अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए उदासी को देखकर उनके दल के नेता कर्नल फुल्लर ने सभी सदस्यों को साफ साफ कह दिया कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं है। वहां पर जाना मौत के मुंह में कदम रखने के बराबर है। बछेंद्री पाल कहती हैं कि उपनेता प्रेमचंद, जो पहले वाले दल का नेतृत्व कर रहे थे, वे भी 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने बछेंद्री पाल के दल की पहली बड़ी समस्या बछेंद्री पाल और उनके साथियों को खुम्बू हिमपात की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने बछेंद्री पाल और उनके साथियों को यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ते को चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने बछेंद्री पाल और उनके साथियों का ध्यान इस पर भी दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है, जो बर्फ़ का गिरना भी जारी है, जिसके कारण अभी तक किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और उन लोगों को रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बछेंद्री पाल कहती हैं कि बेस कैंप में पहुंचने से पहले उन्हें और उनके साथियों को एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु के सही न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से अब बछेंद्री पाल और उनके साथी आशा उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं चल रहे थे। सभी घबराए हुए थे। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। बछेंद्री पाल हैरान होकर खड़ी रह गई। बछेंद्री पाल कहती हैं कि दूसरे दिन नए आने वाले अपने ज़्यादातर सामान को वे हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने बछेंद्री पाल और उनके साथियों को एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और उनके पहले दल के तकनीकी कार्यों के बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी दी।
बछेंद्री पाल कहती हैं कि उनका तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए पहले से ही निश्चित था। रीता गोम्बू तथा बछेंद्री पाल साथ साथ चढ़ रहे थे। उनके पास एक वॉकी टॉकी था जिससे वे अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब रीता गोम्बू तथा बछेंद्री पाल ने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल वे ही 2 महिलाएं थीं। जब अप्रैल में बछेंद्री पाल कैंप बेस में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ उनके पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। बछेंद्री पाल कहती हैं कि जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपना परिचय यह कर दिया कि वे इस चढ़ाई के लिए बिल्कुल ही नई सीखने वाली हैं और एवरेस्ट उनका पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और बछेंद्री पाल से कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान था, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ बछेंद्री पाल के कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कि बछेंद्री पाल एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती है, उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। बछेंद्री पाल कहती हैं कि 15 से 16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन वह लाओत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप नंबर 3 में थी। वह गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग उनके सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से उनकी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। एक लंबा बर्फ पिंड उनके कैंप के ठीक ऊपर लाओत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा बन गया था। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से बछेंद्री पाल और उनके साथियों के तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। उन्होंने बछेंद्री पाल के चारों तरफ की कड़ी जमी बर्फ की खुदाई की और बछेंद्री पाल को उस बर्फ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हो गए। बछेंद्री पाल कहती हैं कि अगली सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक वे सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। बछेंद्री पाल और उसके दल के नेता कर्नल खुल्लर ने पिछली रात को हुए हादसे को उनके शब्दों में कुछ इस तरह कहा कि यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक अत्यंत साहस से भरा कार्य था। बछेंद्री पाल कहती हैं कि सभी 9 पुरुष सदस्यों को जिन्हें चोटें आई थीं और हड्डियां टूटी थीं, उन्हें बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर ने बछेंद्री पाल की तरफ मुड़े और कहने लगे कि क्या वह डरी हुई है? इसके उत्तर में बछेंद्री पाल ने कहा, हाँ। कर्नल खुल्लर के फिर पूछने पर कि क्या वह वापस जाना चाहती है, इस बार बछेंद्री पाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया कि वह वापस नहीं जाना चाहती है। बछेंद्री पाल कहती हैं कि दोपहर बाद उन्होंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। उन्होंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। बछेंद्री पाल को जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने बछेंद्री पाल के द्वारा लाई गई चाय वगैरह पी, लेकिन बछेंद्री पाल को और आगे जाने से रोकने की कोशिश भी की, मगर बछेंद्री पाल को की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर उन्होंने की को देखा। की बछेंद्री पाल को देखकर चौंक गया और उसने बछेंद्री पाल से कहा कि उसने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया। बछेंद्री पाल ने भी उसे दृढ़तापूर्वक कहा कि वह भी औरों की तरह एक पर्वतारोही है, इसीलिए वह इस दल में आई हुई है।
बछेंद्री पाल कहती हैं कि साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। बछेंद्री पाल कहती हैं कि अगले दिन वह सुबह 4 बजे उठी, उसने बर्फ़ को पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद वह लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। बछेंद्री पाल कहती हैं कि सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और वह साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। बछेंद्री पाल और उनके साथियों ने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और बछेंद्री पाल को भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। बछेंद्री पाल कहती हैं कि जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी, ऐसा लगता था मानो शीशे की चादरें बिछी हों। उन सभी को बर्फ़ के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और बछेंद्री पाल कहती हैं कि उन्हें इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांते काट सकें। बछेंद्री पाल कहती हैं कि उन्होंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया, क्योंकि वहाँ एक छोटी सी भी गलती मौत का कारण बन सकती थी। बछेंद्री पाल कहती हैं कि 2 घंटे से भी कम समय में ही वे सभी शिखर कैंप पर पहुँच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुँचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि अब उनका दल इसी गति से चलता रहे तो वे शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। लाटू ने ध्यान दिया कि बछेंद्री पाल इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। बछेंद्री पाल कहती हैं कि जैसे ही उसने बछेंद्री पाल के रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, बछेंद्री पाल कहती हैं कि उन्हें महसूस हुआ कि सीधी और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। बछेंद्री पाल कहती हैं कि दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। कुछ भी देख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंचाई चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। यह देखकर बछेंद्री पाल कहती हैं कि उनकी तो सांस मानो रुक गई थी। उन्हें विचार आया कि सफलता बहुत नज़दीक है। 22 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थीं। बछेंद्री पाल कहती हैं कि एवरेस्ट की चोटी की नोक पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए उन सभी के सामने प्रश्न अब सुरक्षा का था। उन्होंने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से खड़ा रखने लायक जगह बनाई। खुशी के इस पल में बछेंद्री पाल को अपने माता पिता का ध्यान आया। बछेंद्री पाल कहती हैं कि जैसे वह उठी, उन्होंने अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोर्जी, जिन्होंने बछेंद्री पाल को प्रोत्साहित किया और लक्ष्य तक पहुंचाया। बछेंद्री पाल ने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने बछेंद्री पाल को गले से लगाया और उनके कानों को फुसफुसाया कि दीदी, तुमने अच्छी चढ़ाई की। वह बहुत प्रसन्न हैं। कर्नल खुल्लर उनकी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। बछेंद्री पाल को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि वे बछेंद्री पाल की इस अलग उपलब्धि के लिए
बछेंद्री पाल के माता पिता को बधाई देना चाहते हैं। ये बोले कि देश को बछेंद्री पाल पर गर्व है और अब वह एक ऐसे संसार में वापस जाएगी जो उसके द्वारा अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम अलग होगा। धन्यवाद।